बड़ी स्वाभाविक सी बात है। मैंने कहा ना कि अगर विश्लेषण हो जाए तो अच्छा रहता है। तो हमारे प्रधान संपादक रविकांत मित्तल जी को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण का सभी को बेसब्री से इंतजार था और ये देश में पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये हम लोग बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। मंत्रिमंडल में बीजेपी के साथ साथ सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, चूंकि आप हमारे प्रधान संपादक हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मंत्रिमंडल को? इसी का आप हमें, हमारे दर्शकों को जवाब दीजिए। मोदी जी ने 7वीं बार शपथ ली है। 4 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ये तीसरी बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की रूप में शपथ ली है, जिसको कि अपन मोदी 3.0 कह रहे हैं। और ऐसा करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार या कंटिन्यूटी में ली। हालांकि वाजपेयी भी तीसरी बार बने थे, लेकिन बीच में वो ब्रेक हो गया था। तो ये अब इसमें जो आज शपथ ग्रहण हुआ, जिस तरीके से दिन भर आज चला, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं मंत्री बनेगा, फिर ये सामने लिस्ट आई, तो इसकी जो 5 बड़ी बातें हैं, जो बिग पिक्चर है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमको मंत्रिमंडल में दिख रहा है, उसमें 2 बातें बहुत गौर करने वाली बात है। एक तो कंटिन्यूटी और दूसरा गठबंधन की पार्टियों का सम्मान। तो हमने देखा कि जितने भी बड़े मंत्री जो थे पिछली सरकार में, लगभग उन सभी को वापस लिया गया है। जो हार गए वो बात अलग है, लेकिन जो भी बड़े बड़े मंत्री थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, एस जयशंकर हो, निर्मला सीतारमण हो, और इसके अलावा 2 काफ़ी और सीनियर मंत्री भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा भी अब सरकार में शामिल हैं। मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए हैं। तो एक ऐसा पूरा अगर हम देखें तो ये एक लक्ष्य रहा है कि जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही थी, जिन मिशन को लेकर चल रही थी, जिस गोल को लेकर चल रही थी, उनमें इन अगर वरिष्ठ मंत्रियों को दोबारा से साथ में रखा जाए तो उनको अचीव करना आसानी होगी। एक कंटिन्यूटी की बात उसमें कही गई। दूसरी बात हमने जो देखी, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी प्रधानमंत्री जब पिछली 2 बार भी वो एक मोदी की क्लास लगाते हैं, जिसको उन्होंने एक चाय पार्टी पे सारे मंत्रियों को बुलाया और हमने देखा कि विजुअल आया कि वो बात कर रहे हैं। तो जो निकल के आया, देखिए, उसमें उनको समझाया गया कि भाई देखिए, ये मोदी की सरकार है, इसके कुछ लक्ष्य हैं, इसमें कुछ आपका आचरण एक्सपेक्टेड है कि आप किस तरीके का आचरण करें जनता से, मीडिया से और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या दूसरे मंत्रियों से, या कितना आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन सब के बारे में उनको समझाइश दी गई। उनको बताया गया कि आखिर आपको आने वाले समय में क्या करना है, या जो मोदी का जो मिशन 2047 है, उसको अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या जो मोदी सरकार के जो मेन गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, जैसे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसको तीसरे नंबर पर ले जाना। तो इन सब बातों की मोदी ने उनको समझाइश दी, उनको समझाया कि किस तरीके से मोदी सरकार काम करेगी और आप सबका उसमें क्या रोल रहेगा, और उनको एक 100 दिन का लक्ष्य दिया गया। तो एक ये बात थी। तीसरा हमने देखा कि जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनको भी लगभग मुझे लगता है कि समझाने में वो लोग सफल रहे। कोई ऐसी नाराज़गी हमको सामने नहीं आई दिन भर में। केवल एक एनसीपी को छोड़ दिया जाए, वो अलग मसला है, चूँकि प्रफुल्ल पटेल उनकी तरफ से नामित थे, वो ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उनको एक एमओएस इंडिपेंडेंट का ऑफर था, जिसको उन्होंने कहा कि उनका डिमोशन होगा, लेकिन वो बाद में कोई नाराज़गी दिखी नहीं उन्होंने प्रेस से जब बात किए। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की तरफ से, लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि जब विभाग बटेंगे उसके बाद किसको क्या विभाग मिलता है, उसके बाद किसी की कोई नाराज़गी होती है, तो ये देखने वाली बात होगी देर रात तक, और या वो हमको पता लगेगा। चौथी बात कि इस पूरे मंत्रिमंडल के निर्माण के पीछे आखिर सोच क्या है, कि मोदी जी के सामने कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म लक्ष्य हैं। शॉर्ट टर्म कैसे कि देखिए, 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। और हालांकि बिहार में उनकी स्थिति अच्छी रही है, दिल्ली में फिर से 7 सीट जीते हैं, लेकिन महाराष्ट्र उनके लिए एक टेढ़ी खीर बन के निकला है। महाराष्ट्र में जो उनको अपेक्षित था, जिस तरीके का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में रहा है बीजेपी का, उस तरीके का निकल के नहीं आया। तो एक ही जो शॉर्ट टर्म इनके गोल हैं कि इन जगह पे, क्योंकि
अगर लोकसभा में उनको आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी को अकेले नहीं मिली है, 240 पर अटक गई है, तो कम से कम इन 3 जगहों से 2 राज्यों में या लगभग पूरे तीनों राज्यों में मोदी अगर चुनाव जीतते हैं तभी उनका जो दबदबा है या जो उनका कहें कि उनको जिस तरह की रिस्पेक्ट की जो इनविंसिबल हैं वो वाली बात वापस आएगी। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह विपक्ष हारने के बाद भी खुशियां मना रहे हैं और ये जीतने के बाद भी मायूस हैं बीजेपी के जो समर्थक हैं। तो इन राज्यों में इनको जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है जो कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को समझाया गया, इसलिए देखा कि महाराष्ट्र से भी काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बिहार से भी अच्छा है। एक इनका शॉर्ट टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म जो गोल है वो ये है कि किस तरीके से जो मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि मिशन 2047 हो या इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले जाना हो या महंगाई, बेरोजगारी और इन सब के जो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे इन चुनावों में, उसको भी उनको एड्रेस करना होगा। तो ये पूरा मंत्रिमंडल, उसमें किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है वो देख के समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे सोच क्या रही। उसके बाद और बाकी जो हमने देखा कि किस तरीके से मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में पूरा एक मोदी टच था, जहां विदेशी के मेहमान भी थे, कई जगहों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए, साधु संत भी थे, हुज हू भी थे, और दूसरी तरफ उन श्रमिकों को, कामगारों को भी बुलाया गया था जिनको मोदी हर जगह एक तरीके से सम्मान देते हैं। पूरी चुनाव की गहमा गहमी और ये सब आरोप प्रत्यारोप अब ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो आपने लगभग बात पूरी स्पष्ट कर दी, लेकिन अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है सर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा, इसे कोई इंकार नहीं कह सकता। दोनों राज्यों की 40 में से 39 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगर दोनों राज्यों से सांसदों को मोदी कैबिनेट में मिले प्रतिनिधित्व को क्या आप ये मानते हैं कि पर्याप्त है, और इसे आप कैसे देखते हैं? पहले से ही मैंने बात कही थी कि मध्य प्रदेश जिसने पूरी 29 की 29 सीटें जिताकर भेजा है, उसको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिलेगा, एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले रिकॉर्ड अच्छा रहा है, शिवराज सिंह का रिकॉर्ड तो हम लगातार देखते ही रहे हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो जिस तरीके से जीत के आए, जिस तरीके से उन्होंने राज्य में जीत दिलाई। कितनी बात थी कि जब वो एक पूरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जब जीते विधानसभा के बाद और छिंदवाड़ा में हारे, तो अगले दिन जाके उन्होंने वहीं से ऐलान किया था कि मैं मिशन 29 की घोषणा करता हूं कि हम 29 की 29 सीटें जीत कर देंगे, और 29 सीटें जीत के दिखाई मध्य प्रदेश ने। तो उनको एक अच्छा रोल मिलेगा शिवराज सिंह चौहान को, ऐसी सब आशा कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में क्योंकि सब जिन भी नामों का जो लग रहा था कि जिनको बनाया जा सकता है, उनसे अलग हटकर चौंकाते हुए मोदी ने तोखनलाल साहू, जो कि पहली बार सांसद बने हैं, उनको मंत्री बनाया है। इसलिए ध्यान में रखा गया कि साहू समाज साहू जो है बहुत बड़ी संख्या में है छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके नेशनल लेवल पर, तो ये इसलिए साहू को बनाया गया। और वहीं मध्य प्रदेश में भी सारे जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है कि ओबीसी से भी है, शेड्यूल कास्ट से भी हैं, शेड्यूल ट्राइब से भी हैं। तो एक पूरा इस तरीके से उन्होंने उसको अच्छे से प्रतिनिधित्व हर वर्ग को मिले, उसका ध्यान रखते हुए इनको मंत्री बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, चूंकि मोदी 3.0 कैसा है, किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, इसमें बिग पिक्चर क्या है, बड़ी बात क्या है, आपने सरल तरीके से आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।